तो आज हम बात करने वाले हैं खालिस्तान के बारे में कि ये शब्द पहली बार कब सामने आया और आज भी इसको लेकर इतनी बातें क्यों होती रहती। इसके पहले ही मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का बिल्कुल नहीं है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ भारतीय इतिहास की एक घटना को एजुकेशन पर्पज से लोगों के सामने रखने के लिए बनाया गया। सबसे पहले एक नजर सिखिज्म के इतिहास पर डालते हैं। आपको बता दें कि गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म की स्थापना की थी और वह पहले सिख गुरु थे। वहीं चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी ने 16वीं सदी में अमृतसर शहर की स्थापना की थी। इसके बाद पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने 1605 में हरमिंदर साहब बनवाया था, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। दरअसल महाराजा रंजीत सिंह ने इसमें सोने की परत चढ़वाई थी, जिसके बाद से हरमंदिर साहब को लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से जानने लगे। गुरु अर्जुन देव जी ने यहां आदि ग्रंथ की स्थापना की थी, जिसमें गुरु नानक देव जी के प्रवचनों और उनके विचारों को संजो कर रखा गया है। अब जानते हैं कि खालिस्तान का मतलब क्या होता है। दरअसल खालिस्तान का मतलब होता है खालिस यानी पवित्र धरती, या कहे तो लैंड ऑफ प्योर। लेकिन खालिस्तान मूवमेंट क्या है? दरअसल खालिस्तान मूवमेंट एक सिख नेशनल मूवमेंट था, जिसकी मांग थी पंजाब की पवित्र धरती को अलग देश का दर्जा मिले। अब आते हैं हम 20वीं सदी के इतिहास और उसमें पंजाब के नजरिए से कुछ हुई बड़ी घटनाओं पर। इसमें सबसे पहले 1920 में अकाली दल की स्थापना की गई, जो सिखों की धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ही एक राजनीतिक दल था। वहीं 1947 में पंजाब भारत और पाकिस्तान के बीच दो भागों में बंट गया, जिसकी राजधानी लाहौर समेत एक हिस्सा पाकिस्तान और एक हिस्सा भारत में रह गया। इसके बाद 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस बीच सिखों की मांग थी कि उन्हें अलग राज्य दिया जाए, एक सिख मेजॉरिटी स्टेट, क्योंकि उस वक्त पंजाब हरियाणा और हिमाचल के कुछ हिस्सों से मिलकर बना हुआ था। लेकिन कमीशन ने यह मांग ठुकरा दी और कहा यह सिर्फ कुछ ही लोगों की मांग है, बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच जब सिख मेजॉरिटी स्टेट की मांग खारिज हो गई, तब सिखों ने वाटर रिसोर्सेज जैसे कुछ बांध पर पहले हक को लेकर ऑटोनॉमी की मांग शुरू कर दी। दरअसल तभी से कुछ लोग सिख मेजॉरिटी स्टेट और कुछ सिर्फ ऑटोनॉमी की मांग करने लगे, और वहीं से कहीं एक विचार खालिस्तान का भी पैदा हो गया। लेकिन अब 1966 में आखिरकार भाषा के आधार पर हरियाणा और पंजाब को अलग अलग राज्य का दर्जा मिला। वहीं हिमाचल की तरफ कुछ हिस्सों को भी हिमाचल में पहले ही मिला दिया गया। आपको बता दें, भारत में वैसे भी राज्यों के बंटवारों का आधार भाषा को ही बनाया गया है, लेकिन पंजाब और हरियाणा को एक कॉमन राजधानी दी गई और वह थी चंडीगढ़। इसी बीच 1970 तक कुछ सिख नेताओं ने खालिस्तान की मांग करनी भी शुरू कर दी। पर एक बात साफ कर दे, 1920 में ही बनी अकाली दल कभी भी अलग देश की मांग नहीं करता था। वह सिर्फ थोड़ी स्वायत्तता या ऑटोनॉमी की मांग करता था। लेकिन भारत के आजाद होने के 20 साल बाद भी पंजाब व अन्य राज्यों के बीच पानी, सिंचाई, जमीन को लेकर गतिरोध बना हुआ था, जिसको देखते हुए आखिरकार 1973 में आनंदपुर साहिब में एक मीटिंग के दौरान आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को पास किया गया, जिसमें राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सिख धर्मों की पहचान को बचाए रखने के लिए कुछ प्रमुख मांगे रखी गईं, जिसका समर्थन अकाली दल ने भी किया। इनमें से कुछ प्रमुख मांगे थी: चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब की राजधानी बनाया जाए, हरियाणा से लगे कुछ इलाकों को जहां पंजाबी बोलने वाले लोग अधिक हैं, उन इलाकों को पंजाब से जोड़ दिया जाए। केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी थोड़ी शक्तियां दे, ताकि राज्य सरकार के हर मामले में केंद्र सरकार दखल ना कर सके। राज्य में लैंड रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी मांग की गई। पूरे भारत के गुरुद्वारों के संचालन के लिए एक ऑल इंडिया गुरुद्वारा कमेटी बनाई जाए,
फौज में सिखों की भर्ती को बढ़ावा दिया जाए। पंजाब के बाहर के राज्यों में रहने वाले सिखों को अधिकार की भी रक्षा की जाए। इस रिजोल्यूशन को इंदिरा गांधी ने भारत की अखंडता के लिए खतरा बताया और जिसके बाद से ही इसकी मांग उठनी बंद हो गई। हालांकि अकाली दल और कुछ लोग इसको लागू करने की मांग लगातार कर रहे थे। अब वक्त आता है जब देश में 1975 से 1977 तक इंदिरा गांधी ने कुछ कारणों का हवाला देते हुए इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन इमरजेंसी के बाद ही 1977 में हुए भारत के चुनावों में इंदिरा गांधी की बुरी तरह हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। इस बीच कांग्रेस पंजाब में भी हार गई और वहां अकाली दल की सरकार बनी और कांग्रेस को डर सताने लगा कि अकाली दल के आने से वह पंजाब में अपनी पकड़ खो देगी। इसको लेकर कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और संजय गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरवाले को समर्थन देना शुरू किया। इन लोगों ने उनकी पैसे व राजनीतिक तरीकों से काफी मदद करी कि जिससे वह अकाली दल से भी बड़ा चेहरा बन के उभर सके। लेकिन कौन थे ये जनरैल सिंह भिंडरावाले? जनरैल सिंह भिंडरावाले असल में एक रिलीजियस स्कॉलर थे जिन्होंने सिख के धार्मिक स्कूल दमदमी तकसल में ग्रंथों की पढ़ाई की और बाद में 1977 में उन्हें दमदमी तकसल का हेड भी बना दिया गया। भिंडरावाले ने सबसे पहले तो निरंकारी सिखों का विरोध शुरू किया। लेकिन निरंकारी सिख किन्हें कहते हैं? दरअसल सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने यह कहा था कि मेरे बाद कोई भी इंसान गुरु नहीं होगा और 11वें गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को ही अनंत काल तक गुरु माना जाएगा। लेकिन निरंकारी सिख इस बात को नहीं मानते और उनका तर्क यह है कि अभी भी कोई इंसान गुरु बन सकता है। इस बीच अब हम देखेंगे कि पंजाब में कैसे स्थिति खराब होने लगी थी। 1980 में केंद्र में सरकार चला रही जनता पार्टी टूट गई और फिर से चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी ने भारी जीत दर्ज की। इसी बीच 1980 में भी पंजाब में चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी की जीत हुई। वहीं 1980 में ही निरंकारी सिखों के लोकप्रिय नेता बाबा गुरबचन सिंह की हत्या कर दी गई जिसके लिए भिंडरावाले को ही जिम्मेदार माना गया। लेकिन 1981 में जब जनगणना शुरू हुई तब पंजाब के लोकप्रिय अखबार पंजाब केसरी के चीफ एडिटर और मालिक लाला जगत नारायण ने एक लेख लिखा कि पंजाबी लोग अभी अपनी मातृभाषा हिंदी ही बताए। कहते हैं इससे भिंडरवाले काफी नाराज हो गए और जिसके बाद उन्होंने लाला जगत नारायण की हत्या करवा दी, जिसके चलते भिंडरावाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन उनके समर्थकों के हिंसा के चलते भिंडरावाले को 2-3 दिन में ही रिहा कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस से नाराज भिंडरावाले ने धर्म युद्ध मोर्चा बनाया और अकाली दल के साथ मिलकर आनंदपुर रेजोल्यूशन की मांग उठाने लगे। इस बीच पुलिस की अगुवाई में कांग्रेस के राज वाले पंजाब में भिंडरावाले के हिंसक समर्थकों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। भिंडरावाले अपने कई समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर में ही रहने लगे। उनके पास भारी मात्रा में बंदूकें भी थी। उन्हें लगता था कि इस पावन जगह पर पुलिस या कोई कार्रवाई करने नहीं आएगा। लेकिन अप्रैल 1983 में कार्रवाई का नेतृत्व करने वाले डीआईजी एएस अटवाल की गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पर ही हत्या कर दी गई। जरा सोचिए, भिंडरवाले का इतना ज्यादा खौफ था कि डीआईजी की लाश 2 घंटे तक वहीं पड़ी रही। मामला यही नहीं रुका, बल्कि अक्टूबर 1983 में 6 हिंदुओं को बस से निकाल के मार दिया गया, जिसके बाद से ही पंजाब में कानून व्यवस्था खराब होने के चलते राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने समर्थकों के साथ हरमंदिर साहिब में स्थित अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया, जो कि सिखों के धार्मिक गुरुओं के लिए बनाया गया एक पवित्र स्थान है। इस बीच इंदिरा गांधी ने जब भिंडरावाले को बातचीत का प्रस्ताव भेजा तो उसने साफ मना कर दिया, जिसके बाद से पंजाब में हिंसा और ज्यादा भड़क गई और आखिरकार 1 जून 1984 को पंजाब में आर्मी को बुलाना पड़ा और कर्फ्यू लगा दिया गया। और तब आर्मी ने अपने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की। ऑपरेशन ब्लू स्टार 3 से 6 जून 1984 तक चला, जिसका मकसद था
हरमिंदर साहिब से हथियारबंद लोगों या मिलिटेंट्स को बाहर निकालना। दरअसल 3 जून को गुरु अर्जन देव की शहीदी दिवस थी और इसलिए गोल्डन टेम्पल में काफी भीड़ थी, जिसको देखते हुए भिंडरावालों के समर्थकों ने लोगों को बंधक बना लिया ताकि आर्मी अंदर ना आ सके। इस बीच लगातार चल रही इस लड़ाई में आर्मी को टैंक का सहारा लेना पड़ा और आखिरकार 6 जून को भिंडरावाले की मौत हुई। लेकिन इन सब के चलते अकाल तख्त को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से सिखों में इंदिरा गांधी के प्रति काफी नाराजगी हो गई। अब हम देखेंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्या परिणाम हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को ही इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी। 1985 में कनाडा से भारत आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्का में एक बम रखा गया, जिसने 329 यात्रियों की मौत हुई, जिसमें अधिकतम हिंदू थे। इसके लिए खालिस्तान के आतंकवादियों का जिम्मेदार बताया जाता है। 1985 में अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगवाल ने राजीव गांधी जी के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत अकाली दल की कुछ मांगे उन्होंने मान ली। लेकिन इससे नाराज भिंडरावाले के कुछ समर्थक, जो अभी भी एक्टिव थे, उन्होंने हरचंद सिंह जी की हत्या कर दी। वहीं 1986 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे जनरल एएस वैद्य की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद से ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रमुख कुलदीप सिंह बरार जी को जान को खतरा देखते हुए